हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम विद इन 25 लेक्चर्स आपका पूरा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का कंपोनेंट कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें हम कंटेंट के साथ साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा 9th लेक्चर है। अगर आपने पिछले 8 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और सेम ऐसी सीरीज आपके INFS एग्जाम के लिए भी है और बहुत जल्दी AFM की भी वो सीरीज स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ अ बैंकर की। उसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम की। तो राइट्स ऑफ अ बैंकर, बैंकर को कुछ राइट्स मिलते हैं। right of journal lien, right to set off, right to close the account, right to charge interest and commission and bankers right of appropriation। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लियन सेट ऑफ डिस्कस कर लिया है, इंटरेस्ट एंड कमीशन चार्ज करने का राइट बैंक के पास है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन भी हमने डिस्कस कर लिया है एंड बेसिक्स ऑफ राइट टू क्लोज द अकाउंट भी डिस्कस किया है। जनरल लियन में क्या है कि अगर आप बैंक के पैसे नहीं चुकाते हो तो जो भी आपके गुड्स एंड सिक्योरिटीज बैंक के पास पड़े हैं उन्हें वो अपनी पोजेशन में तब तक रख सकता है बैंक, जब तक आप वो पैसा ना चुका दें। राइट टू सेट ऑफ में क्या है, अगर आपका एक बैंक अकाउंट में बैंक में डेबिट है और दूसरे में क्रेडिट है, और जिसमें आपका डेबिट है रिपीटेड नोटिस के बाद भी आप वो पेमेंट नहीं देते हैं बैंक को, तो फिर जिस अकाउंट में क्रेडिट है उससे पैसे निकाल के बैंक अपनी पेमेंट पूरी कर लेगा। राइट टू सेट ऑफ। राइट टू क्लोज द अकाउंट अभी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन में क्या है, बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बदले में बैंक आपसे इंटरेस्ट या कमीशन चार्ज कर सकता है, लेकिन आपको पहले से ही इन्फॉर्म करना रहता है बैंक को कि किन चीज़ों पे क्या इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज किया जाएगा। फिर है बैंकर्स राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन हमने डिस्कस कर लिया कि जितना हमें सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करता है उसके लिए इंटरेस्ट एंड कमीशन वो चार्ज कर सकता है, लेकिन हमें एडवांस में बताया जाना चाहिए कि कोई भी हिडन कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक की ड्यूटीज की। राइट्स तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिए हैं, बैंक की ड्यूटीज की बात करते हैं। सबसे पहले है मेंटेन सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। बैंक के पास हमारी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, तो बैंक की ये ड्यूटी है कि उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है और कॉन्फिडेंशियल रखना है। इसको लेके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। फिर है ऑनर चेक्स। जो भी हम बैंक के पास चेक्स भेजते हैं पेमेंट के लिए, अगर हमारा बैलेंस अप्रोप्रिएट है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस चेक बनाने के हमने फुलफिल किए हैं, तो बैंक की ड्यूटी है हमारे चेक को ऑनर करना। सारे प्रॉपर रिकॉर्ड्स बैंक को मेंटेन करने हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, कोई भी अकाउंट ओपन किए गए हैं, कोई भी अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन है, सबका डेटा बैंक को प्रॉपर रिकॉर्ड्स की फॉर्म में मेंटेन करना है। जो भी एक कस्टमर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है बैंक को, वो सारी इंस्ट्रक्शंस को बैंक को सही से फॉलो करना है। अगर बैंक आपका अकाउंट क्लोज करना चाहता है तो बैंक हमेशा आपको प्रॉपर नोटिस देने के बाद ही आपका अकाउंट क्लोज कर सकता है। अब हमने देखा था ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है बैंक की, कि बैंक को हमारा जो डेटा है उसे कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट रखना है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला है वेयर डिस्क्लोजर इज अंडर द कंपल्शन ऑफ लॉ। जहां पे कुछ एक्ट्स के तहत बैंक के लिए कंपलसरी है उस डेटा को रिवील करना, तो बैंक को रिवील करना पड़ता है। कई बार पब्लिक के प्रति बैंक की ड्यूटी है, उसके कारण भी बैंक को वो डेटा डिस्क्लोज करना पड़ता है। जहां पे बैंक के इंटरेस्ट में है वहां पे बैंक अपना डेटा डिस्क्लोज करता है, और जहां पे इम्प्लाइड या एक्सप्रेस इन कंसेंट है कस्टमर का, वहां पे भी डेटा डिस्क्लोज किया जा सकता है। इन्हें हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, समन आ जाए अगर क्रिमिनल कोड का, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, ये मल्टीपल एक्ट्स हैं जिनके तहत अगर कोर्ट का या कैसे और इन डिपार्टमेंट से ऑर्डर आता है बैंक को, तो फिर डेटा डिस्क्लोज करना पड़ता है कस्टमर का। लेकिन ये जो डिस्क्लोजर करते हैं अंडर लॉ, ये प्रॉपर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर बैंक से इंफॉर्मेशन डिमांड की जाती है तो मिनिमम ITO लेवल का ऑफिसर होना चाहिए जो बैंक से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है प्रॉपर रिटर्न फॉर्म्स के थ्रू। उस तरीके से ही इंफॉर्मेशन रिलीज होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बैंक को कॉल करके बोले कि इंफॉर्मेशन दो और बैंक दे दे, ऐसा नहीं होता है। फिर ड्यूटी टू पब्लिक टू डिस्क्लोज है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो अकाउंट है
इसके जो प्रोसीड्स है वो अगेंस्ट लॉ यूज किए जा रहे हैं, किसी क्राइम के लिए पैसा इकट्ठा हुआ है, ये जो अकाउंट है ये हमारे देश के खिलाफ कार्य करने के लिए पैसा यूज किया जा रहा है, तो उन केसेस में पब्लिक को ये डेटा डिस्क्लोज कर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ड्यूटी टू डिस्क्लोज टू पब्लिक है, इसकी कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं है, तो ये बहुत ध्यान से डेटा रिवील किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर बैंक की लायबिलिटी बनती है। अगर गलत तरीके से, अगर जहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है वहाँ पे भी बैंक आपका अगर डेटा डिस्क्लोज कर देता है, अगर उस डेटा को डिस्क्लोज करने से कस्टमर को या थर्ड पार्टी को कोई नुकसान होता है, तो बैंक को उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। कोई बैंक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है, उसकी भी भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। फिर डिस्क्लोजर इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक इटसेल्फ। अब देखो, एक बोरो किया है किसी ने आपके बैंक से पैसा, उसके लिए किसी ने गारंटी देनी है आपको, तो यहाँ पे गारंटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना तो कोई गलत चीज नहीं है ना, वो तो बैंक के इंटरेस्ट में है कि गारंटर को सारी इंफॉर्मेशन पता हो, तो वहां पे डेटा रिवील किया जा सकता है। किसी और बैंकर और किसी को बैंकर ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी, क्योंकि उस पर्सन ने पहले आपसे लोन लिया, फिर साथ वाले बैंक से भी लोन लेने गया है, तो बैंक्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और अंडर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005 जितने भी क्रेडिट देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी लोन देते हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उन्हें एटलीस्ट ये जब ये एक्ट आया था ना, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट आया था, इस एक्ट के बनने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें किसी एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर बनना ही बनना था। ठीक है, और बाद में अब तो सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के मेंबर बनते हैं जो बैंक्स हैं। इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को मान लो ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, इसे यहाँ से भी डेटा मिल रहा है, यहाँ से भी बैंक से डेटा मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी डेटा मिल रहा है, तो इनके पास सारा बोरोवर्स का डेटा होता है और ये बैंक्स भी इनसे इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड फॉर्मेट में सारा जो डेटा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को दिया जाता है और हर बैंक हर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर होता है। फिर डेटा कब रिलीज किया जा सकता है? अगर कस्टमर ने कंसेंट दिया है, एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड कंसेंट हो, तब भी कस्टमर का डेटा रिवील किया जा सकता है। एक ड्यूटी है रीजनेबल केयर की। जितने भी हमारे बैंक्स हैं उन पे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, हम काफ़ी बार उन्हें एज एन एजेंट अपॉइंट करते हैं कि हमारी तरफ से हमारे बिल्स भर दो। हमने तो तसल्ली कर ली बैंक को बोल के कि तुम हमारे बिल्स भर दो, लेकिन बाद में अगर बैंक अगर रीजनेबल केयर नहीं रखता है, बिल की ड्यू डेट निकल जाती है, तो नुकसान होगा हमें। तो उस केसेस में भी कोई भी अगर हम बैंक को कुछ भी करने के लिए बोलते हैं तो बैंक को पूरी रीजनेबल केयर रखनी होती है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक हैज द ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ बैंक कैन डिस्क्लोज द अफेयर्स ऑफ द कस्टमर। कहते हैं वैसे तो सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की ड्यूटी है बैंक की, लेकिन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे बैंक कस्टमर की इंफॉर्मेशन रिवील कर सकता है? ए, लॉ का कंपल्शन है, बी, पब्लिक इंटरेस्ट में है, इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक इटसेल्फ, इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द कस्टमर। तो ये सारी सिचुएशंस में दे आर एक्सेप्शंस टू द ड्यूटी ऑफ सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर लाइसेंस्ड बाय सेबी। नो, दे आर लाइसेंस्ड बाय आरबीआई। ये स्टेटमेंट गलत है, तो अगर आपको यही पता है तो आपको आंसर पता लग जाएगा। ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर्स ऑफ ऑल सीआईसीज। ये बिल्कुल सही है, सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का मेंबर बनना होता है। सिबिल वन ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, काफी पॉपुलर कंपनी है ये, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी, 2 एंड 3। अब हम गार्निशियन अटैचमेंट ऑर्डर कर चुके हैं, गार्निशी ऑर्डर कर चुके हैं, अटैचमेंट इतना डिटेल में नहीं किए। गार्निशी ऑर्डर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लिए उधार। जब मिस्टर बी ने मांगा कि मेरे पैसे दे दो, ए कहता मेरे पास तो नहीं है, बी चला गया कोर्ट के पास। कोर्ट जो है, मिस्टर ए जो डेटर है उसके बैंक को पहले ऑर्डर नीसी पास करके बोलेगा कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन बताओ कि क्या मिस्टर ए के पास पैसा है, कितना है। जब बैंक इंफॉर्मेशन कोर्ट को बता देता है कि ये हमारा कस्टमर है, इतना पैसा है इसके अकाउंट में, ये इसकी सिचुएशन है, फिर उसके बाद बैंक को ऑर्डर एब्सोल्यूट मिलता है कोर्ट की तरफ से अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और इसके बाद क्या होता है, बैंक अपने कस्टमर मिस्टर ए
कि अकाउंट को या तो फ्रीज कर देगा या रिक्वायर्ड जितना पैसा है गार्निशी ऑर्डर के अंडर उसे अलग से एक अकाउंट में रख देगा और फिर वो पैसा यूज किया जाएगा मिस्टर बी के पैसे पूरे करने के लिए। तो ये जो ऑर्डर है गार्निशी ऑर्डर है, जिसने पैसे दिए थे वो होगा जजमेंट क्रेडिटर या गार्निशर, जिसने पैसे लिए थे वो है जजमेंट डेटर, जो बैंक है डेटर का वो होगा गार्निशी। ठीक है, तो अब ये गार्निशमेंट ऑर्डर कब होता है? जब आपकी कोई पर्सनल ड्यूज है, इसने इससे अपने पर्सनल पैसे लेने थे। फिर आता है अटैचमेंट ऑर्डर। अटैचमेंट ऑर्डर में अभी हम बात करेंगे इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर की, या जो हमारी अथॉरिटीज होती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज वो अटैचमेंट ऑर्डर पास करती हैं। जो गार्निशी ऑर्डर है वो कोर्ट पास करता है। तो इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर में क्या है? मान लो कि एक पर्सन है रोहन नाम का, रोहन ने इनकम टैक्स वालों को उनके पैसे नहीं दिए, जो टैक्स उसका बनता था उसने पैसे नहीं दिए। तो रोहन क्या है? असेसी है, टैक्स की भाषा में असेसी है। इसने पैसे देने थे, इसने नहीं दिए, इसीलिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने क्या पास कर दिया? इसके खिलाफ अटैचमेंट ऑर्डर पास कर दिया। अटैचमेंट ऑर्डर डायरेक्टली ये इनकम टैक्स वाले पास करेंगे और इसमें हमेशा जो अमाउंट होगा वो क्लियरली डिफाइंड होगा। गार्निशमेंट ऑर्डर में कई बार जितना अमाउंट अटैच किया जाना है वो प्रॉपर मेंशन नहीं होता। अटैचमेंट ऑर्डर में हमेशा प्रॉपर जो अमाउंट है वो मेंशन होता है। ठीक है, अब इनकम टैक्स वाले जो हैं इस अकाउंट को फ्रीज करवा के इसके थ्रू अपना सारा पैसा बैंक के थ्रू उस पर्सन का, असेसी का, रोहन का ले लेंगे, अपनी ड्यूज पूरी कर लेंगे। अगर एक बैंक के पास अटैचमेंट ऑर्डर और गार्निशी ऑर्डर दोनों आए हैं और सेट ऑफ का राइट भी अवेलेबल है बैंक के पास, तो सबसे पहले राइट टू सेट ऑफ लगता है, फिर अटैचमेंट ऑर्डर, फिर गार्निशमेंट ऑर्डर। सैग इसे याद रख लेना, सबसे पहले सेट ऑफ का राइट लगेगा। अटैचमेंट ऑर्डर को गार्निशी ऑर्डर से पहले हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन राइट टू सेट ऑफ उससे भी ज्यादा सुपीरियर है। अब गार्निशमेंट ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। गार्निशी ऑर्डर कोर्ट ऑफ लॉ ऑर्डर इशू करता है, अटैचमेंट ऑर्डर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करती है। लॉ कौन सा लगता है कोर्ट गार्निशमेंट ऑर्डर में? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसमें जो अथॉरिटी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी है तो इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, सेल्स अथॉरिटी तो सेल्स एक्ट के अंडर ये ऑर्डर को पास किया जाएगा। अब ये रिकवरी किस चीज की करते हैं? प्राइवेट ड्यूज की गार्निशमेंट ऑर्डर में। अटैचमेंट ऑर्डर में जो स्टैट्यूटरी अंडर लॉ जो उनकी ड्यूज बनती थी टैक्स पे करना, उन्होंने नहीं पे की तो फिर अटैचमेंट ऑर्डर पास होता है। गार्निशमेंट ऑर्डर में अमाउंट स्पेसिफिक हो सकता है, ऑर्डर में लिखा हो, नहीं भी लिखा हो सकता। अटैचमेंट ऑर्डर में प्रॉपर होता है कि इसका 4 लाख टैक्स बकाया है, ऐसे प्रॉपर अमाउंट मेंशन होगा। गार्निशमेंट ऑर्डर जो है वो किस अमाउंट पे एप्लीकेबल होता है? अगर दोपहर को 12 बजे गार्निशमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ बैंक को, तो 12 बजे बैंक में जितना पैसा होगा उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। बाद में 12 बजे के बाद अगर कोई पैसा अकाउंट में आता है उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। अटैचमेंट ऑर्डर जो है वो अगर 12 बजे अटैचमेंट ऑर्डर आया है और दोपहर को 2 बजे भी पैसे आए ना अकाउंट में, वो भी इस ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। फ्यूचर जो क्रेडिट्स होते हैं उन पे भी अटैचमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल होता है। गार्निशमेंट ऑर्डर में जॉइंट अकाउंट्स को अटैच नहीं किया जाता। अटैचमेंट ऑर्डर के अंदर जो जॉइंट अकाउंट में, मान लो रोहन था इस एग्जांपल में, रोहन का और मोहन इन दोनों का जॉइंट अकाउंट था और अटैचमेंट ऑर्डर आ गया रोहन के खिलाफ, तो रोहन का जो हिस्सा होगा ना इस जॉइंट अकाउंट में उस पे भी अटैचमेंट ऑर्डर लगेगा, जब तक कि मोहन ये ना प्रूव कर दे कि ये सारा पैसा मोहन का ही है। उसके अलावा जो डिपॉजिटर है उसे क्या बोला जाता है गार्निशी ऑर्डर में? जिसने पैसे लिए होते हैं उधार, जो पे नहीं कर रहा होता वापस, उसे जजमेंट डेटर बोला जाता है। अटैचमेंट ऑर्डर ने जिसने पैसे नहीं पे किए थे उसे असेसी बोला जाता है। बैंक को बोला जाएगा गार्निशी ऑर्डर में गार्निशी या फिर जजमेंट्स डेटर्स डेटर, इसको बोला जाएगा असेसी डेटर बैंक को। तो ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन केस ऑफ अ गार्निशमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द जजमेंट डेटर इज दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। अब रोहन ने जो बैंक में पैसे जमा करवा रखे थे, तो रोहन क्या हुआ? क्रेडिटर, बैंक क्या हुआ? डेटर। तो इनके बीच में डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है। बैंक इज द डैश ऑफ जजमेंट डेटर। बैंक जजमेंट डेटर का क्या है? डेटर। रोहन और बैंक के अंदर तो डेटर क्रेडिटर का अलग से रिलेशनशिप है ना। तो इसमें जब रोहन ने मान लो करण से पैसे लिए थे,
तो करण और रोहन के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ? करण क्रेडिटर हुआ, ये डेटर हो गया। और बैंक और रोहन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? रोहन क्रेडिटर था, बैंक डेटर था। तो इस गार्निशमेंट ऑर्डर में डेटर का डेटर कौन है? बैंक। तो डेटर ऑफ जजमेंट डेटर है बैंक। हु इज अ क्रेडिटर ऑफ द बैंक? इसके लिए तो रोहन उसका क्रेडिटर ही है ना। करण के लिए रोहन उसका डेटर है। तो इसका एक आंसर क्या होगा? ए, डेटर एंड क्रेडिटर। फिर बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप की। टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है? वॉलंटरीली। कस्टमर को बैंक की सर्विसेज पसंद नहीं आ रही, कस्टमर कहीं दूर शिफ्ट हो रहा है, विदेश शिफ्ट हो रहा है, तो अपना अकाउंट बंद कर सकता है। बैंक को अगर लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा जितना बैलेंस रिक्वायर्ड है उतना बैलेंस नहीं मेंटेन करके रखता, ये जो अकाउंट यूज कर रहा है, बैंक को शक है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहा है, प्रॉपर नोटिस दे के बैंक भी अकाउंट को क्लोज कर सकता है। बाय लॉ भी अकाउंट क्लोज हो सकता है अगर गार्निशमेंट ऑर्डर आ जाए, वो पर्सन बैंकरप्ट हो जाए, अगर कंपनी का अकाउंट है कंपनी लिक्विडेट हो जाए, पर्सन इंसेन डिक्लेयर हो जाए, पर्सन की डेथ हो जाए जिसका अकाउंट है, उन सब केसेस में भी बाय लॉ कस्टमर का अकाउंट क्लोज हो सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू टर्मिनेशन ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। अब ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इससे आप क्वेश्चन नंबर 1 समझिए, होमवर्क क्वेश्चन। किस केस के अंदर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाएगा? डेथ ऑफ द कस्टमर, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी जो कस्टमर है, इंसैनिटी ऑफ द कस्टमर, सिकनेस ऑफ द कस्टमर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप मुझे आंसर बताएंगे, ए है या बी है या सी है या डी है। चलिए, अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे कस्टमर्स को एजुकेट करना है। जब भी एक बैंक और एक कस्टमर में कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट होता है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे कस्टमर को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली बतानी है, उसे प्रॉपर एजुकेट करना है, बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेके अंधेरे में नहीं रखना है। फिर बात करते हैं बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की। ये थोड़ा सा हटके टॉपिक है। अब देखो, आरबीआई चाहता था कि जो कस्टमर्स हैं, जो कॉमन मैन है, उसको प्रॉपर बैंकिंग सर्विसेज मिले। तो उन्होंने कमेटी बिठाई, कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। इस कमेटी के चेयरमैन थे श्री एस एस तारापुर, इसीलिए इस कमेटी को तारापुर कमेटी भी बोला जाता है। अब इस कमेटी ने ये देखा कि कैसे हम एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सके कॉमन मैन को। उसके लिए उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, और ये रिकमेंडेशंस जो थी इन्हीं के तहत एक बॉडी बनाई गई, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया। ये जो हमारा बोर्ड है ये उन्हीं लाइंस पे है जिन लाइंस पे बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड यूके बनाया गया है। हमने क्या बना दिया? बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया। ये जो हमारा बोर्ड था ये एक सेपरेट सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर किया गया अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 2006 में। 2003 में कमेटी बैठी, 2006 में इस बोर्ड को बना दिया गया। अब ये बोर्ड ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रेकमेंड किए हैं, लेकिन इनको अडॉप्ट करना बैंक्स के लिए वॉलंटरी था। उन्हें कोई बाधित नहीं किया गया था कि बैंक्स को इन कोड्स को अडॉप्ट करना ही करना है। तो इन कोड्स को बनाया गया, उनकी हम आगे बात करेंगे। कोड्स अभी भी जारी हैं, लेकिन जो बीसीएसबीआई की बॉडी है इसने अपने ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया अप्रैल 1 2019 में, क्योंकि जो जो भी बीसीएसबीआई का काम था वो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने लग गए थे। तो आरबीआई ने बोला कि डबल डबल काम करने से अच्छा है कि बीसीएसबीआई को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। उसके बाद आरबीआई ने एक कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बनाया है, सीईपीडी, जिसने अपना एक चार्टर ऑफ कंज्यूमर राइट्स भी इशू किया है कि कंज्यूमर जो हैं उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, बैंक के कंज्यूमर के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और अब बैंकिंग ओम्बड्समैन भी है हमारे पास। अगर हमारी कंप्लेंट बैंक के पास जाती है और बैंक उस कंप्लेंट को सॉल्व नहीं करता है तो आप ओम्बड्समैन के पास जा सकते हो। इसीलिए इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जो इन्होंने कोड्स बनाए थे वो अभी भी एप्लीकेबल है। कोड्स बनाए थे मिलके बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया ने और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने। दो कोड कौन कौन से हैं? कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर्स,
कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू एमएसएमईज एमएसईज दैट इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब ये कोड बताते हैं कि कैसे गुड प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। हर बैंक के कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि अगर एक कस्टमर बैंक में जाता है, ग्राहक बैंक में जाता है, तो उसे कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड की सर्विस ज़रूर मिले। बैंक की वर्किंग को लेके ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उनके ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए, बैंक और कस्टमर के बीच में सही रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉर्डियल बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप होना चाहिए। अब की कमिटमेंट्स क्या है कि सारे टारगेट कस्टमर्स को अच्छे से सही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कस्टमर्स को बैंक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, उन्हें समझने में मदद की जाएगी। कस्टमर्स को उनका अकाउंट कैसे इस्तेमाल किया जाए वो समझाने में मदद की जाएगी। अगर बैंक के अकाउंट से कुछ गलती हो जाती, कस्टमर्स के साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ उन्हें नुकसान हो जाता है, तो उन्हें सही से सिंपैथेटिकली क्विकली हेल्प किया जाएगा। मैंने अगर अपना कोड किसी के साथ शेयर कर दिया और मेरे अकाउंट से पैसे कट गए और मैं जाके बैंक वालों को बताऊं और वो मुझे डांटने लग जाए कि आपको पता नहीं लगता कि आपको ओटीपी नहीं शेयर करना था, तो ये तरीका गलत होता है अपने कस्टमर के साथ डील करने का, सिंपैथेटिकली, और उनको बताना है कि कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। जितनी भी एक पर्सन की इंफॉर्मेशन है बैंक के पास, बैंक उसे प्राइवेट रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे, और ये जो कोड्स हैं इन्हें पब्लिसाइज किया जाए, लोगों को पता लगे कि ऐसे भी कोई कोड हैं, हमारे कोई ऐसे हक भी हैं। और बैंक हमेशा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी फॉलो करे। ऐसा नहीं कि जिसके अकाउंट में 1 करोड़ है उसे तुम अच्छा ट्रीट करो, जो गरीब है जिसके 10,000 है उसे तुम अच्छे से ना ट्रीट करो। और तुमने अपने कस्टमर्स को ये भी बताना है कि अगर आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको अगर कोई भी इशू है, कोई ग्रीवेंस है, तो आप कहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी रहने चाहिए कोड्स के अंदर। कस्टमर्स को अपने राइट्स का पता होना चाहिए। अगर कस्टमर चाहें तो फिर वो डू नॉट कॉल की सर्विस भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नहीं तो कई बार आप किसी भी प्रकार की सर्विस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लीजिए, आपको इंश्योरेंस वाले बार बार कॉल करते रहते, तो यहाँ पे बैंक आपको कॉल नहीं करेगा अगर आप डू नॉट कॉल की सर्विस ले लेते हैं। अगर मैं बैंक से कोई भी सर्विस लेती हूँ तो मुझे सारे रेट्स और टैरिफ्स रेगुलरली बताए जाएंगे, कुछ अपडेशन है मुझे बताया जाएगा। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर मेरे और बैंक के रिलेशनशिप में चेंज होते हैं तो उन्हें भी मुझे जल्दी से जल्दी बताया जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। BCSB was set up to provide adequate banking facilities to the common man. BCSB का फुल फॉर्म क्या है? बैंकिंग कोड्स एंड सर्विस बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंकिंग कल्चर एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड ब्यूरो। तो ब्यूरो तो है ही नहीं है, गलत। कल्चर तो वर्ड ही नहीं है। स्टैंडर्ड्स की बात की है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, तो आंसर है सी। BCSB was constituted on the recommendation of which of the following committee? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आदित्यपुरी कमेटी, उषा थोराट कमेटी, नरसिम्हन टू कमेटी, तारापुर कमेटी। अब देखो ये हमने ताजा ताजा पढ़ा है, आपको याद रहेगा, आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, याद रहेगा। नहीं तो अगर आप बैंकिंग पढ़ते हैं तो ये जो कमेटीज हैं, स्पेशली उषा थोराट, नरसिम्हन, तारापुर, इनके नाम बार बार आते रहते हैं जो आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकता है, तो इन्हें कहीं अलग से लिख के रख लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगता है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग BCSB? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? द कोड ब्रॉट आउट बाय BCSB डू नॉट पुट एनी ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स। इस कोड ने क्या कोई कस्टमर्स के प्रति ऑब्लिगेशन की बात की है? तो नहीं की है, ये स्टेटमेंट सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ कोड्स इज कंपल्सरी इनिशिएटिव। इन कोड्स को एक्सेप्ट करना वॉलंटरी था, कहीं पे भी कंपलसरी नहीं था, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पे नॉट ट्रू ही पूछा है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करना कि ये मुझे लग रहा है तो आगे के मैं 2 ना पढ़ूं, सारे पढ़ने हैं। RBI in its monitoring and supervision of the bank evaluates the customer service of a bank based on the norms of these codes. तो RBI जो है बैंक को मॉनिटर करता है, सारे बैंक्स को सुपरवाइज करता है, और बैंक कैसी कस्टमर प्रोवाइड कर रहा है वो इन कोड्स के तहत देखा जाता है। अगर आप कोड्स बैंक में अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो वो RBI अपनी मॉनिटरिंग और सुपरविजन में उसे भी काउंट करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, गलत क्या है? बी। सो द आंसर इज बी। अब जब भी आप एक बैंक में जाते हैं तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप एक बैंक में जाएं वहाँ पे हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन से आपका
सॉल्व नहीं होता है, तो वहाँ पे जो आपका कोड कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो भी होना चाहिए। कंट्रोलिंग ऑफिस होता है जो बैंक का, उसमें कोड कंप्लायंस ऑफिसर भी होना चाहिए, और आपके बैंक में प्रॉपरली एग्जिबिटेड होना चाहिए ओम्बड्समैन का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ताकि एक कस्टमर को कोई ग्रीवेंस है वो हेल्प डेस्क लाइन पे जा सके, उसे पता हो कोड कंप्लायंस ऑफिसर कहाँ है कंट्रोलिंग ऑफिस में, और नेम एंड एड्रेस ऑफ ओम्बड्समैन भी पता होना चाहिए। आपके बैंक को छुपाना नहीं है, हेल्प करनी है अपने कस्टमर को कि अगर आपको कोई बाधा लग रही है तो आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, कहाँ रेजोल्यूशन हो सकता है। अब बैंक्स की अगर बात करें तो उनके ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज हैं, लेकिन कुछ ऑब्लिगेशन कस्टमर की भी हैं अगर वो चाहते हैं उन्हें सही से सर्विस मिले। तो सबसे पहले एक जो कस्टमर है वो अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन केवाईसी के तहत बैंक को सही से प्रोवाइड करे। अगर बैंक उन्हें पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड इशू करता है तो उन्हें अच्छे से वो संभाल के रखें, अपना यूजर आईडी पासवर्ड को कॉन्फिडेंशियल रखें, बांटते ना फिरें। स्पेशली जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें आदत होती है ना ऐसे किसी को भी बता देते हैं पासवर्ड वगैरह, तो वो सब नहीं होना चाहिए। एटीएम पे ना आप ना शेयर करें। कहीं आपको लगता है कि अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुई है, आपके फ़ोन में मैसेज आया कि आपके अकाउंट से 10,000 कट गए, आपको लग रहा है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ट्रांजेक्शन, तो आपको इमीडिएटली बैंक को बताना है। आप कहीं पे भी अपना ऐसी वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट ना यूज़ करें जो सेफ नहीं है। थर्ड पार्टी को अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन ना करने दें। इसके अलावा कहीं भी ऐसे ईमेल या एसएमएस पे क्लिक ना करें जो कि आपको लगता है कि गलत है, आपका डेटा चोरी हो सकता है। और टाइम टू टाइम अपना बैंकिंग पासवर्ड और पिन नंबर भी चेंज करते रहिए। आप जो स्पेसिमन सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं बैंक को जब आप फॉर्म खोलते हैं वही साइन करिए जब भी आप चेक फॉर्म्स या लेटर कोई भी बैंक को इशू करते हैं। नॉन होम ब्रांचेस में परमिटेड ट्रांजेक्शन्स ही करिए जब एसेंशियल हो। अपना ईमेल आईडी सही से अपडेटेड रखिए, अपना फ़ोन नंबर बैंक के पास सही से अपडेटेड रखिए। अगर आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है तो सही समय पे बैंक को उसी टाइम बताइए। ये कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो बैंक के अलावा कस्टमर्स को भी ये ऑब्लिगेशंस फॉलो करनी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द बैंक हैज अथॉरिटी टू शेयर इन्फॉर्मेशन। आप कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, लेकिन कहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिवील की जा सकती है। रिया द वाइफ ऑफ अमर आस्क फॉर हिज पास्ट ट्रांजेक्शन। नहीं, ऐसा नहीं है, वाइफ मांगे, हस्बैंड मांगे, नहीं दे सकते जब तक कि उनका जॉइंट अकाउंट नहीं है, तो इसमें तो नहीं इन्फॉर्मेशन बैंक दे सकता। द इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कॉल्स फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कस्टमर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कॉल आया है, कम से कम इनकम टैक्स ऑफिसर के लेवल का पर्सन होना चाहिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो यहाँ पे भी बैंक इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकता। द क्रिमिनल कोर्ट इशू समन्स टू बैंक टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियसली कोर्ट ने मांगा है तो देना ही पड़ेगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड स्कीम 2021 की। अब आरबीआई ने ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। बैंकिंग ऑम्बर्ड स्कीम पुरानी वाली 1995 में थी, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया 2019 में, और अब है आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड स्कीम 2021 कि अगर मेरे बैंक से कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरी कंप्लेंट्स को सही से नहीं देखा गया है, तो मैं ऑम्बर्ड्समैन के पास जा सकती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे बैंक को अप्रोच करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है, मेरे अकाउंट में ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहली बात, कस्टमर्स को हमेशा सही से ट्रीट करना है। बैंक को उसकी एक प्रॉपर मॉडल पॉलिसी होनी चाहिए, उस पॉलिसी के तहत सारे कस्टमर्स को फेयरली ट्रीट करना है। जब भी कोई कंप्लेंट आए विद कर्टसी डील करो, टाइम पे डील करो, और कस्टमर को बताओ कि अगर आपको कंप्लेंट है तो आप कहाँ पे जा सकते हो, आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं अगर आपका कस्टमर फुली सेटिस्फाइड नहीं है। जितनी जल्दी हो सके एफिशिएंटली आपने कस्टमर की कंप्लेंट को रिजॉल्व करना है। उन्हें हमेशा विदाउट प्रेजुडिस काम करना है, कस्टमर्स की तरफ के लिए ही काम करना है, और सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हमेशा सारी ब्रांचेस में बैंक्स के अवेलेबल रहने चाहिए। कस्टमर अवेयरनेस एंड फैसिलिटेशन का काम भी बैंक का है। बैंक के रिगार्डिंग कोई भी कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ग्रीवेंस की रिगार्डिंग चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड करनी है कस्टमर को। हमेशा सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स रहना चाहिए, बैंक में कंप्लेंट बुक रजिस्टर रहना चाहिए। जो कंप्लेंट करने के फॉर्म है वो जगह जगह होने चाहिए, वेबसाइट पे होने चाहिए, ऑनलाइन होने चाहिए, ऑफलाइन होने चाहिए। जो भी नोडल ऑफिसर है बैंक का, उसका नेम और एड्रेस पब्लिश्ड होना चाहिए। पहला पॉइंट ऑफ रिड्रेसल क्या होगा,
कब कस्टमर बैंक के पास जा सकता है? अगर विद इन अ मंथ, विद इन 30 डेज अगर एक कस्टमर की कंप्लेंट का रेजोल्यूशन बैंक नहीं कर पाता है तो वो कस्टमर फिर ऑम्बर्ड्समैन के पास जा सकता है। तभी जा सकता है जब 30 डेज बैंक ने उसे रिजॉल्व ना किया हो। अब एक बैंक के लेवल पे एक कंप्लेंट को रिड्रेस करने का क्या मैकेनिज्म है? सबसे पहले एक आपका जो काउंटर पे स्टाफ बैठा होता है, ये जो सुपरवाइजर होता है, सबसे पहले आप उसके पास जाते हो। अगर उसके लेवल पे बात नहीं सॉल्व हो रही है तो ब्रांच मैनेजर के पास जाती है बात। ब्रांच मैनेजर पर्सनली कस्टमर के पास जाके भी पूछ सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं हम। और अगर ब्रांच मैनेजर को लगता है कि उसके लेवल पे भी बात नहीं सॉल्व होगी तो विद इन 7 डेज फिर वो रीजनल जोनल ऑफिस के पास कंप्लेंट को भेज दिया जाता है। कस्टमर सर्विस सेक्शन हेड ऑफिस तक भी इस कंप्लेंट को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये विद इन 30 डेज होना चाहिए। ओके अगर यहाँ पे नहीं होते फिर इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन के पास बात जाएगी। अगर इस लेवल पे सॉल्व नहीं हुई है बात, 30 दिन हो गए बात नहीं सॉल्व हुई है, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैं ऑम्बर्ड्समैन के पास जा सकती हूँ। बैंक ने जो मुझे बोलना था, मुझे एक चिट्ठी भेज दी। अब ये जो लेटर भेज दिया मुझे कि हमने रिजॉल्व कर दिया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मेरी सॉल्व नहीं की गई है कंप्लेंट, तो 1 साल के अंदर अंदर मैं ऑम्बर्ड्समैन के पास जा सकती हूँ अपनी कंप्लेंट लेके। अब आजकल आप देखेंगे बहुत सी ट्रांजेक्शन्स ना ऑनलाइन होती हैं। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, बैंक्स की भी होती है, नॉन बैंक्स की भी होती है, उनके पार्टिसिपेंट्स आजकल देखिए गूगल पे, भीम ऐप, कितना कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन फेल्ड आती है, गूगल पे तो आप देखो हर दूसरे दिन ये होता है फेल्ड ट्रांजैक्शन, इन्हें सॉल्व करने का मैकेनिज्म आरबीआई ने बोला है ऑनलाइन ही होना चाहिए। जो भी फेल्ड ट्रांजैक्शंस आती हैं आपकी, उनका रेजोल्यूशन ऑनलाइन ही होना चाहिए और धीरे धीरे सारी कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन ऑनलाइन होना चाहिए। जो भी बैंक्स हैं, नॉन बैंक्स हैं, या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑनलाइन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेटर एक्सटेंड टू कवर अदर डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवेंसेस। अगर ऑनलाइन मान लो मेरे गूगल पे से पैसे कट गए लेकिन वापस नहीं आए हैं, तो विद इन 1 मंथ अगर ये अनरिजॉल्व रहता है, अगर 1 मंथ में रिजॉल्व नहीं होता है, देन आई कैन गो टू द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन। इस स्कीम के तहत फिर मैं उनके पास जा सकती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ बैंक लेवल पे, ये जो मेरे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैं इनके लिए भी मैं आरबीआई के पास जा सकती हूँ। एक से ज़्यादा तरीके होने चाहिए कंप्लेंट करने के लिए। पेपर के थ्रू कंप्लेंट कर दूं मैं, लिखित फॉर्म में कंप्लेंट कर दूं, मोबाइल ऐप से कंप्लेंट कर दूं, उनके जो कॉल सेंटर है उस पर कॉल करूं, एसएमएस से कंप्लेंट करूं। मल्टीपल तरीके होने चाहिए कंप्लेंट करने के। और मोबाइल फ़ोन में अगर थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर की ऐप थी, उस पे मेरे को कोई ग्रीवेंस है, उसका भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मेरा ऑनलाइन होना चाहिए। तो डरना नहीं कि आईसीआईसीआई के ऐप से नहीं हुआ, एचडीएफसी के ऐप से के अलावा किसी और ऐप के थ्रू, आजकल आपका पेटीएम वगैरह है, इनमें भी अगर आपका कुछ इशू होता है वो भी सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुई है, मुझे मैसेज आया कि आपके इतने पैसे कट गए, मैंने तो ऑथराइज किया ही नहीं था, तो सबसे पहले अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाना चाहिए। आजकल तो ऐसा होता है कि जैसे ही आपको कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, आपको मैसेज में लिखा आता है कि इफ दिस वाज नॉट यू, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इस पे क्लिक कर दो और कंप्लेंट कर दो। तो उसी टाइम मैं कंप्लेंट कर दूंगी, मुझे उसका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। जो भी अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की कंप्लेंट्स होती हैं, इन्हें विद इन 90 डेज सॉल्व किया जाना चाहिए। और जहां पे हो कंपनसेशन, आरबीआई ने बोला है कि आपको अपने कस्टमर को कंपनसेशन देनी है, लेकिन किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि मुझे लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो। मान लो मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसे कट गए, मैंने तो कर ही नहीं थी ट्रांजैक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे जो इंटरेस्ट पड़ रहा है उसकी मैं भरपाई करूं, या अलग से मेरे अकाउंट से 50,000 निकल गए, इस 50,000 से मुझे जो इंटरेस्ट मिलना था उसका मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए अगर मैंने टाइमली कंप्लेंट कर दी है। कोई भी मुझे ओवरड्राफ्ट पे, क्रेडिट कार्ड पे कोई भी अलग से इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, ना जो मुझे सेविंग्स और करंट पे अकाउंट पे इंटरेस्ट अगर कुछ भी मिलना था उसका मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। तो बाकी जगह आप देखोगे 30 डेज है, लेकिन ये जो अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है यहाँ पे कंप्लेंट शुड बी रिजॉल्व विद इन 90 डेज और कंपनसेशन मिलती है इसके अंदर। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म इन बैंक्स, तो इसे स्ट्रेंथन करने के लिए और क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहली बात तो इनहेंस्ड डिस्क्लोजर बाय बैंक्स ऑन कस्टमर कंप्लेंट्स। बैंक्स को रिवील करना होता है कि उनकी कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, सारी कंप्लेंट्स का क्या स्टेटस है, कितनी जल्दी वो कंप्लेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं।
अब मान लो हमारे पास है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और करूड़ व्यास बैंक। ये हमारे पास तीन बैंक्स हैं। इनकी कंप्लेंट्स आती हैं 5 पर 1000 कस्टमर्स, इनकी कंप्लेंट्स आती हैं 3 पर 1000 कस्टमर, इनकी आ रही है 11 पर 1000 कस्टमर। कितनी ज्यादा कंप्लेंट्स है? तो जिनकी कंप्लेंट्स ज्यादा हैं अपने पीयर ग्रुप जो है उनका साथ का, उनसे ज्यादा अगर उनकी ऑन एन एवरेज कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ रिड्रेसल फ्रॉम बैंक्स फॉर द मेंटेनेबल कंप्लेंट्स, तो जो भी मेंटेनेबल कंप्लेंट्स हैं उनका जो भी खर्चा होगा वो इन बैंक से इनको पेनलाइज किया जाएगा कि तुम अच्छे से नहीं चला रहे हो अपना सिस्टम, तुम्हारे ज्यादा कंप्लेंट्स हैं, तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ रिड्रेसल इन बैंक से होता है जिनकी अबव एवरेज कंप्लेंट्स होती हैं। और इंटेंस रिव्यू होता है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का, सुपरवाइजरी एक्शन भी लिया जाता है ऐसे बैंक्स के खिलाफ जो अपना रिड्रेसल मैकेनिज्म इंप्रूव नहीं कर पा रहे। ऐसा ना हो कि इस साल भी इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स है करोड़ व्यास की, अगले साल 20 होने लगी, तो इनके खिलाफ फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, इंटेंसिव रिव्यू किया जाएगा कि इनकी इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स क्यों हैं। बाकी इनको नुकसान क्या है? रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ रिड्रेसल होगा इन बैंक से। इसके बाद डिस्क्लोजर रिलेटेड टू कंप्लेंट्स। अब आरबीआई ने एडवाइस किया है बैंक्स को कि उन्हें एक स्टेटमेंट बना के देनी होती है अपने बोर्ड को, कस्टमर सर्विस कमेटी को, एनालिसिस देना होता है कंप्लेंट कितनी आई है, कैसे हमने रिजॉल्व किया है, एरियाज आइडेंटिफाई करो कि भाई यहाँ से ज़्यादा कंप्लेंट आ रही हैं, इन्हें कैसे हम करेक्ट करें, कहाँ हमारे सिस्टम में डेफिशिएंसी है, वहाँ पे प्रॉपर आपको एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। उनको ये भी एक रिपोर्टिंग बनानी है कि कितनी कंप्लेंट्स उनकी ओम्बड्समैन में जाती हैं, क्या अवार्ड देने पड़े हैं इस साल, पिछले साल जिन केसेस को आप हारे हो वहाँ पे कितनी कॉम्पनसेशन देनी पड़ी है। तो ये सारे डिस्क्लोजर जो हैं बैंक्स को करने पड़ते हैं अपने बोर्ड्स के सामने, कस्टमर सर्विस कमेटीज के सामने। ठीक है। अब ये भी मैंने आपको बताया कि जिनकी अबव एवरेज कंप्लेंट्स हैं उनका रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ रिड्रेस ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम द बैंक्स उनसे ली जाएंगी। और क्या क्या मापदंड होंगे देखने के लिए? सबसे पहले देखा जाएगा कि एवरेज नंबर ऑफ मेंटेनेबल कंप्लेंट्स कितनी है, पर ब्रांच कितनी कंप्लेंट आ रही है, पर 1000 कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, एवरेज नंबर ऑफ डिजिटल कंप्लेंट्स कितनी आ रही हैं पर 1000 डिजिटल ट्रांजैक्शंस। इन सारे मापदंडों के हिसाब से देखा जाता है कि किनकी अबव एवरेज कंप्लेंट्स आ रही है, उनसे फिर पैसे वसूले जाते हैं रिड्रेसल के। ठीक है। हर बैंक को अपना एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, और ये जो नोडल ऑफिसर होता है ही और शी शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जर्नल मैनेजर। जर्नल मैनेजर या उसके अबव रैंक के बंदे को ही आप नोडल ऑफिसर बना सकते हो। जिसको भी बैंक नोडल ऑफिसर डिक्लेयर करता है तो हमेशा बैंक को आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है। आरबीआई का जो चीफ जनरल मैनेजर है कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का, इसको नाम और एड्रेस फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि हमने इस पर्सन को अपना नोडल ऑफिसर बनाया है। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, आप ये जानते हैं कि अभी भी आम जनता का विश्वास प्राइवेट बैंक से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे है। उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, पैसा भी सरकार का भी लगा हुआ है काफ़ी सारा, तो इनको लेके थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहती है। इनके काम को रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कि किस एरियाज में से ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं। जहाँ ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं हो सकता है उनके मैनेजर्स को शिफ्ट कर दिया जाए, ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स चेंज कर दिए जाए। जो ज़्यादा बड़ी ब्रांचेज हैं वहाँ पे पीआर ऑफिसर, लाइजन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएं, और जो आपका स्टाफ है उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएं कस्टमर सर्विस को कैसे इम्प्रूव करना है। और जहाँ पे अगर मान लो एक पर्सन ने कंप्लेंट की बैंक के पास और बैंक ने बोला कि ये तो कंप्लेंट आपकी गलत है, उसका प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ता है बैंक्स को। ऐसे नहीं बोल सकते कि आपकी कंप्लेंट खारिज की गई है, थैंक यू, नहीं, आपको पूरा बताना पड़ता है कि क्यों आपकी कंप्लेंट को खारिज किया जा रहा है। ये एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ती हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। ठीक है। अब कुछ ऐसे सिलेक्टेड बैंक्स हैं जहाँ पे चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर को भी अपॉइंट करना पड़ता है। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं जिनके 10 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं उन्हें सीसीएसओ अपॉइंट करना पड़ता है। ये एक तरीके का इंटरनल ऑम्बड्समैन होता है। ठीक है। ये पर्सन उसे अपॉइंट किया जाएगा जिसने उस बैंक में, सेम बैंक में पहले काम ना किया हो। अगर एक पर्सन को सीसीएसओ अपॉइंट किया जा रहा है यूनियन बैंक के अंदर, तो वो पर्सन ने पहले यूनियन बैंक में काम ना किया हो। ये एक अवेलेबल फोरम होता है। अगर मुझे कंप्लेंट करनी है तो मैं आरबीआई वाले इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन जाने से पहले ये जो इंटरनल ओम्बड्समैन है सीसीएसओ, इसके पास भी अपनी कंप्लेंट लेके जा सकती हूँ एज अ कस्टमर। तो ये पर्सन कंप्लेंट को देखेगा,
या तो पार्टली होली रिजेक्ट कर सकता है, अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकता है। अगर ये सॉल्व ना करे फिर ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट जाती है। इसके काम को बैंक का इंटरनल ऑडिटर मैकेनिज्म हमेशा मॉनिटर करता है कि ये क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अब मान लो बैंक के लेवल पे 30 डेज के अंदर नहीं सॉल्व हुई बात, फिर आप किसके पास जाते हैं? पहले तो हमारे पास मल्टीपल स्कीम्स होती थी। बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 बैंक्स के लिए होती थी, एनबीएफसीज के लिए अलग से 2018 वाली स्कीम थी, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अलग से ऑम्बड्समैन वाली स्कीम थी। इन सबको इंटीग्रेट करके, इन तीनों स्कीम्स को इंटीग्रेट करके अब आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के तहत आपको बिना किसी खर्चे के आपकी कंप्लेंट को सॉल्व किया जाता है। विद इन 30 डेज आपकी कंप्लेंट को सॉल्व किया जाएगा। विद इन 30 डेज अगर आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई है बैंक में, तब इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन के पास आके आपकी कंप्लेंट आती है। वन नेशन वन ऑम्बड्समैन है यहाँ पे, और एक बहुत सीनियर ऑफिशियल को ही ऑम्बड्समैन अपॉइंट किया जाता है। तो मैं बैंक के पास गई, 30 डेज हो गए लेकिन मेरी कंप्लेंट को नहीं सॉल्व किया गया, तो फिर मैं बैंक के पास बता दूंगी कि मैं तो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन के पास जा रही हूँ। दूसरा तरीका क्या है? मैंने बैंक को कंप्लेंट भेजी, ठीक है, और बैंक ने मुझे रिप्लाई कर दिया 7 दिन के अंदर अंदर। रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो भी मैं फिर 30 डेज पूरे होने का वेट नहीं करूंगी, फिर मैं सीधा इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन के पास चली जाऊंगी दैट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई ऑफ द बैंक। तो क्या क्या कवर होता है इस स्कीम के अंदर? आपके जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हैं, नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो भी इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं। जो एनबीएफसीज हैं दैट आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई अपार्ट फ्रॉम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अलावा जो भी एनबीएफसीज आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हैं, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और जिनका एसेट साइज 100 करोड़ से या उससे ज्यादा का है, जिनके पास कस्टमर इंटरफेस है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा की एसेट हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे एनबीएफसीज भी इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं अपार्ट फ्रॉम दी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इसके अलावा जो ऑल पेमेंट सिस्टम्स हैं हमारे भी जितने, उनके सारे पार्टिसिपेंट हैं, बैंक नॉन बैंक जिन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है, वो सब भी इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं। इवन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी इस स्कीम के अंडर कवर होती हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। RBI integrated ombud scheme provides cost of free redressal of customer complaints involving deficiency of services rendered by the entities regulated by RBI if not solved to the satisfaction of the customer or not replied to within a period of dash days by the regulated entity। कितने दिन तक अगर आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती है करने के बाद? 30 डेज। 30 डेज तक अगर बैंक या कोई भी जो भी इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं करते, तो उसके बाद 30 दिन के बाद आप आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन के पास आ सकते हो। अभी जो ऑम्बड्समैन है इन्हें 3 साल के लिए मैक्सिमम अपॉइंट किया जाता है। जो डेप्यूटी ऑम्बड्समैन होते हैं उन्हें भी आरबीआई ही अपॉइंट करता है 3 साल के लिए। जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसके पास जाती हैं? सबसे पहले सीआरपीसी चंडीगढ़ के पास, सेंट्रल रिसीट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर है आरबीआई का। सारी कंप्लेंट सबसे पहले इनके पास जाती है, ये फिर छांटते हैं ये वाली कंप्लेंट दिल्ली की है दिल्ली भेजो, ये लखनऊ की है लखनऊ भेजो, ये कोलकाता की है कोलकाता भेजो, ये मुंबई भेजो। इस तरीके से फिर यहाँ से अलग अलग जगह पे जिनकी जुरिस्डिक्शन में होता है उन्हें कंप्लेंट भेजी जाती है। पावर और जुरिस्डिक्शन कितनी होगी ऑम्बड्समैन के पास, ये आरबीआई ही बताएगा। अब आरबीआई ऑम्बड्समैन के पास जब एक कंप्लेंट आती है तो वो क्या कर सकता है? उनका अग्रीमेंट करवाने की कोशिश कर सकता है, कंसिलिएशन मीडिएशन से चला लो, उनसे हो सकता है तो भी ठीक है, नहीं तो अवार्ड भी पास कर सकता है कि ऐसे करो। इन तरीकों से कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या है फाइल करने का? मैं खुद फाइल कर सकती हूँ या अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी कर सकती हूँ, लेकिन ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव लॉयर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं लॉयर हूँ, मैं अपनी कंप्लेंट तो फाइल कर ही सकती हूँ, लेकिन मैं किसी लॉयर को हायर नहीं कर सकती कि इस स्कीम के तहत मेरी कंप्लेंट फाइल करो। वैसे किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल है इनका cms.rbi.org.in पे भी कंप्लेंट कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कंप्लेंट कर सकती हूँ, मैं फिजिकल मोड से भी कंप्लेंट कर सकती हूँ। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मुझे कंप्लेंट करनी होती है। अब जब आरबीआई के पास एक कंप्लेंट पहुंचती है, मान लो करुण व्यास के खिलाफ बैंक की कंप्लेंट, इस बैंक के खिलाफ कंप्लेंट पहुंची है, तो आरबीआई जो है
वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है करुड़ व्यास से। अगर करुड़ व्यास ने इंफॉर्मेशन वापस नहीं भेजी, नहीं कोई आरबीआई ने बोला ये इंफॉर्मेशन भेजो, करुड़ व्यास ने इंफॉर्मेशन नहीं भेजी, तो आरबीआई अज्यूम कर लेगा कि इनके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं है प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आरबीआई मंगवा सकता है, इनसे नहीं भेजी जाती तो अज्यूम किया जाता है कि इंफॉर्मेशन नहीं है। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखी जाती है आरबीआई के द्वारा भी, एक्सेप्ट वही सेम चीजें रिक्वायर्ड बाय लॉ, जहां पे हो इंफॉर्मेशन रिवील करना, कस्टमर की खुद की कंसेंट हो, या फिर जहां पे नेचुरल जस्टिस एंड फेयर प्ले बताता हो कि इंफॉर्मेशन रिवील करनी है तो इंफॉर्मेशन रिवील की जाती है। अब स्क्रूटिनी पहले कहाँ होती है, सीआरपीसी चंडीगढ़ पे सारी कंप्लेंट्स पहले उनके पास पहुंचती हैं। उसके बाद अलग अलग जिन जिन की कंप्लेंट है उन्हें ये कंप्लेंट्स फॉरवर्ड कर दी जाती हैं।